स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, जो अपना टॉपिक है उसका लास्ट पॉइंट, जिसमें दो अभिक्रियाएं आएगी। पहली अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, यानी जिसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों पढ़ी थी, है ना, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। इनसे पहले भी पढ़ा था ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। लेकिन एक सामान्य अभिक्रिया कोई भी हो, ठीक है ना, पूरी रासायनिक अभिक्रिया, वह हमेशा क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से ही जानी जाती है। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें एक स्थान से या एक समूह से इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है और उसी अभिक्रिया में दूसरे समूह के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, तो वो अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। या आप ये भी कह सकते हो कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, तो उन्हें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। देखो, इसकी परिभाषा हम ये लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं, देखिए यहां लिख देता हूं मैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। इसका नाम भी ऐसा ही है। ये RXN का मतलब होता है रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये तो एक हम इसकी कह सकते हैं सरलतम से सरलतम परिभाषा है ना, वो यही है, ठीक है। और दूसरी परिभाषा दी है कि एक पदार्थ द्वारा जो इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, दूसरा पदार्थ उसी इलेक्ट्रॉन को जब अभिक्रिया में ग्रहण करता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सामान्य ये स्थिति भी आप लिख सकते हो। दोनों में से कोई एक परिभाषा अगर आप लिखोगे तो वो सही हो जाएगी। अब देखिए आप इसके उदाहरण, अब हम जो उदाहरण लेंगे वो पहले वाली भाषा से लेंगे। जैसे कोई भी परमाणु या कोई भी समूह अभिक्रिया के अंदर जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या बनता है, क्या करता है, अपचयन, ठीक है। इसी तरीके से ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का त्यागना ऑक्सीकरण होता है। वैसे उल्टा वहां होगा अपचयन में कि ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, ठीक है। ये ध्यान रखनी है अभिक्रिया। तो यहां हम जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि ये सबसे बेस्ट उदाहरण इसका दिया गया है, वो है CuO प्लस H2। अब देखो, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से जब क्रिया करता है तो इसमें कॉपर प्लस क्या बनता है, H2O बनता है। अब ये एक रिएक्शन दे दी आपको और कहा कि इस अभिक्रिया को पहचानो, ठीक है। इसको तो मैं बता रहा हूं, इसके साथ दूसरा उदाहरण भी बता रहा हूं, तो वो भी आप अपने आप कर सकते हो। इसके अंदर वो है ZnO प्लस H2, और ये जब क्रिया करता है तब बनता है Zn प्लस H2O। ये दोनों एग्जाम्पल याद रखने हैं। देखिए अब इसमें क्या होता है कि यहां पर ये CuO किस में परिवर्तित हो रहा है, Cu में। इसी तरीके से यहां देखो ZnO किस में परिवर्तित हो रहा है, Zn में, ठीक है। तो इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है,
अपचयन कहलाता है। क्या कहलाएगा? अपचयन। तो हम इसमें ये तो लिखेंगे अपचयन, इसमें भी और इसमें भी, और यहां H2 परिवर्तित हो रहा है H2O में, और इधर भी H2 परिवर्तित हो रहा है H2O के अंदर। अब इस H2 में आप देख रहे हो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है ना। तो ये क्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण, और ये भी क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। ये बिल्कुल आपको ऐसे तीर का निशान बता के, यूं तीर का निशान बताना है कि ये प्रक्रिया हुई, यहां से ये इसमें चेंज हुआ, तो ये कौन सी क्रिया हुई, ये कौन सी। तो देखो आप ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, तो वो रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। तो रिडॉक्स अभिक्रियाओं के सबसे सही और सबसे अच्छे उदाहरण है ना, वो ये दोनों है। ठीक है, अब ये देखो आप, इसके जस्ट बाद एक एग्जांपल दिया गया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में हम जब आयरन की छड़ डाल देते हैं, आपने पढ़ी है ये विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया, अविस्थापन अभिक्रियाओं के अंदर आई हुई है कि कॉपर सल्फेट जो होता है उसके अंदर जिंक की छड़ डालते हैं। कॉपर सल्फेट है, इसमें जिंक। तो देखो रिएक्शन ये आती है कि Zn प्लस CuSO4, तो कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक की छड़ डाली, तो कॉपर जो होता है वो इसमें से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, और ये जिंक ये बन जाएगा ZnSO4, और प्लस क्या बन जाएगा? Cu। ZnSO4 प्लस Cu में ये परिवर्तित हो जाता है। तो इसके अंदर हम ये कहेंगे कि CuSO4 से Cu निकला, ठीक है, और यहां जिंक के साथ में जुड़ा है SO4 समूह। तो जिंक से जिंक सल्फेट बना, तो ऋणायन जुड़ रहा है, तो ऋणायन का जुड़ना ही इसमें क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऋणायन का हटना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी आप ये बता सकते हो कि कॉपर सल्फेट जब कॉपर में परिवर्तित हुआ है, तो ये क्रिया कहलाती है अपचयन, और जिंक के साथ ZnSO4 जुड़ा है, ये SO4 जुड़ा, ये क्रिया कहलाएगी कौन सी? ऑक्सीकरण कहलाती है। ये आपको ध्यान में रखनी है। वैसे ये रिएक्शन अगर अपन देखते हैं तो ऐसे कैसे एक अभिक्रिया आती है 11वीं के अंदर, आप साइंस लोगे तो उसमें एक रिएक्शन आएगी, उसमें नाम आएगा डैनियल सेल, और डैनियल सेल के अंदर ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन के जैसे यहाँ परिभाषा लिखी है कि इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है और दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसी टाइप से होता है कि कॉपर धातु जो होती है वो इलेक्ट्रॉन त्यागती है और Cu2+ में परिवर्तित होती है ना, और वही इलेक्ट्रॉन जब आगे इलेक्ट्रोड के द्वारा जिंक के पास में जाते हैं तो Zn के द्वारा वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो वो एक रिडॉक्स अभिक्रिया का सबसे बेस्ट उदाहरण माना जाता है। अब मैं आपको एक समीकरण दे रहा हूं, ये आप अपने आप कीजिएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल सेल्फ करना है। एग्जाम्पल है इसका Fe2O3 प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया है, ठीक है, और ये बनता है FeO प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर बनती है, और आयरन केवल आयरन बनता है और आयरन के साथ CO2 बनती है। अब ये रिएक्शन आप खुद करोगे कि इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और इसका लास्ट टॉपिक आता है, वो है उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। इसके बाद अपना इस पार्ट का लास्ट अलग, जैसे पार्ट के अंदर दो नाम दिए हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक। तो रासायनिक अभिक्रियाएं तो यहां पूरी हो रही है, और नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके उत्प्रेरक का, कि उत्प्रेरक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में।
देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये अभिक्रिया होती है, आपको याद रखनी है, उदासीनीकरण, उदासीन अभिक्रियाएं। उदासीनीकरण अभिक्रियाओं का मतलब होता है कि जब हम अम्ल और क्षार की क्रिया करवाते हैं, किसकी? अम्ल, देखो परिभाषा, अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया या इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये आपको परिभाषा इसकी याद रखनी है कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर जब जुड़ते हैं तो लवण और क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब इस रिएक्शन में देखो, याद करने का सीधा तरीका, सबसे पहले लिखो ये अम्ल, फिर लिखो क्षार, ठीक है, और आगे बता दो लवण प्लस जल। जब भी लवण की बात की जाती है तो लवण क्या होता है? जैसे आप क्लोरीन लेते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड अगर पीछे जुड़े हुए हैं किसी भी धातु के साथ, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड या सल्फेट आयन या कार्बोनेट आयन, ये जो जुड़ते हैं जैसे सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ऐसे अपन बोलते हैं ना, तो ये सारे क्या होते हैं? लवण कहलाते हैं। अब एक ही अगर लवण है, धातु एक ले लो, जैसे NaCl, देखो जैसे लिखा हुआ है NaCl, और हम लेते हैं NaI, है ना, और जैसे या यूं ले लो NaCl, KCl, है ना, ये दोनों लिखा, तो इन दोनों में Cl कॉमन आ रहा है, तो ये एक तरह से लवण परिवार कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके कौन सा? क्लोराइड परिवार। अब जैसे लिखा हुआ है Na2CO3 और K2CO3, अब ये लिखा हुआ है तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? पीछे कार्बोनेट आ रहा है, तो ये कार्बोनेट परिवार कहलाता है। जैसे Na2SO4 या K2SO4, अब पीछे क्या आ रहा है? सल्फेट आ रहा है, तो ये सल्फेट परिवार कहलाते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? लवण के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अब अम्ल क्षार की क्रियाएं करवानी है, तो देखो अम्ल और क्षार जो होते हैं ना, विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, एक तो होता है प्रबल अम्ल और एक होता है प्रबल क्षार। ठीक है, दूसरे होते हैं दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। प्रबल अम्ल का मतलब ये होगा, हम इसमें ये कहेंगे कि ऐसे अम्ल जिसको जल में मिलाएंगे तो H+ आयन बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त होते हैं, और दुर्बल में क्या होता है? बहुत ही कम मात्रा में हमें H+ आयन प्राप्त होते हैं। उसी तरीके से प्रबल क्षार में कहते हैं कि OH- आयन की मात्रा ज्यादा होती है, और इसके अंदर क्या होती है? अम्ल में दुर्बल अम्ल में, सॉरी अम्ल नहीं, क्षार में, तो दुर्बल क्षार में क्या होगा? OH- आयन की मात्रा बहुत ही कम होती है। लेकिन हमें अम्ल और क्षार की प्रबलता नापनी है, तो इसके लिए काम में आती है pH स्केल। देखो ये एक विशेष प्रकार की स्केल होती है जिसमें 0 से लेके 14 तक की संख्या होती है। देखो 0 यहां आएगा बीच में, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये 14 तक की संख्या होती है स्केल के अंदर। इस स्केल को pH स्केल कहा जाता है। ये केवल अम्ल और क्षार की अम्लता और क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। इसमें क्या होता है कि जो ये 7 है बीच में,
सात वाला मान अगर किसी का होगा तो ये उदासीन कहलाता है, ठीक है। और 7 से 0 की तरफ यूं चलते हैं तब अम्लीयता बढ़ती है। अम्लीयता क्या होती है? बढ़ती है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर किसी की पीएच 0.1 या 1 है तो वो सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल होगा, और जिसकी पीएच 6 होगी तो वो दुर्बल अम्ल के अंदर आता है। इसी तरीके से यहां से यूं चलते हैं, कहा 8 से 14, तो ये होती है क्षारीयता। ये क्षारीयता बढ़ती है। देखो उल्टा है इसमें कि जिसकी पीएच 14 होगी या 13 होगी वो प्रबल क्षार होगा। ये ना, ये प्रबल क्षार कहलाते हैं, और ये बीच में होंगे ये दुर्बल, और जिसकी पीएच ये होगी तो ये प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो इनकी अम्लता और क्षारीयता को इस पीएच स्केल के द्वारा मापा जाता है। ध्यान रखिएगा, 7 होगा तो उदासीन, 7 से इस तरफ बढ़ते हैं 14 की तरफ, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्षारीयता बढ़ेगी, और उदासीन से इधर 6 से 1 या 0 की तरफ बढ़ते हैं तो अम्लता का मान बढ़ता जाता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसकी कुछ अभिक्रियाएं लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, अब देखो आप इसकी अभिक्रियाएं हम लेते हैं। किसकी? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अब इसमें 2-4 अभिक्रियाएं बता देता हूं स्पेशली। जैसे पहली अभिक्रिया है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की बनेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें बनेंगे दोनों, क्या? लवण और जल, ठीक है। देखो पहली अभिक्रिया आती है प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, ठीक है। और रिएक्शन में बनेगा क्या? लवण और जल। अब प्रबल अम्ल जैसे हम लेते हैं HCl, और प्रबल क्षार जैसे लेते हैं NaOH। अब आप रिएक्शन करवाओगे तो देखो क्या होगा, ये NaCl बनेगा लवण, और साथ में क्या बनता है? H2O, ठीक है। तो इसमें बनता है NaCl प्लस H2। दूसरा हम लेते हैं ये दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, दोनों की क्रिया। बनाना क्या है? लवण प्लस जल। देखिए लवण प्लस जल। अब दुर्बल अम्ल कौन सा हो सकता है और दुर्बल क्षार कौन सा हो सकता है? तो दुर्बल अम्ल जो होता है ना, हम ज्यादातर उदाहरण लेते हैं एसिटिक अम्ल, और दुर्बल क्षार अगर अपन बोलते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको दुर्बल क्षार के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो दुर्बल ये दोनों लेंगे। देखिए दुर्बल अम्ल में जैसे आता है CH3COH प्लस ये आता है NH4OH। अब आप इनको जोड़ोगे तो ये H और ये OH बनेगा, और ये इसके साथ ये है एसिटिक अम्ल। कौन सा है? एसिटिक अम्ल। और ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब आप रिएक्शन कराओगे तो इसमें बनेगा CH3COONH4 प्लस H2। ये नाम ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं अमोनियम एसीटेट। क्या बोलते हैं? अमोनियम एसीटेट। अब देखो हमने पहले रिएक्शन बताई प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की, फिर बताई दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार की। अब हम इसको क्रॉस में लेते हैं। क्रॉस में जैसे जैसे तीसरी अभिक्रिया है प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार। क्या लेते हैं? प्रबल अम्ल लो और एक यहां से दुर्बल क्षार लो। प्रबल अम्ल कौन सा है? तो HCl। दुर्बल क्षार कौन सा है? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब आप क्रिया कराओगे तो Cl तो इसके साथ जुड़ेगा और ये इसके साथ, तो क्या बनेगा? NH4Cl प्लस H2। ये अमोनियम क्लोराइड, क्या नाम है? अमोनियम क्लोराइड। इसे नौसादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नौसादर। ऊर्ध्वपातन की क्रिया के अंदर जो काम में लिया जाता है
वहां, ठीक है। अब मैंने यहाँ प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की क्रिया करवाई। अब नेक्स्ट रिएक्शन अपन लास्ट इसकी लेते हैं, चौथी, वो आएगी, देखिए, प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल। इसकी प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल। अब प्रबल क्षार कौन सा था? NaOH। दुर्बल अम्ल कौन सा लिया? एसिटिक अम्ल। तो देखो, प्रबल क्षार NaOH प्लस CH3COH। अब कुछ नहीं होगा, ये H और ये OH हटा दो, या यहां से, सॉरी, यहां से OH और यहां से क्या हटा दो? H। तो ये क्या हटा? H2। अब H2 हटते ये बनेगा CH3COONA प्लस H2। ये बनता है सोडियम एसीटेट। क्या बनता है? सोडियम एसीटेट। और साथ में H2O किसके रूप में बनता है? जल के रूप में। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। उदासीनीकरण अभिक्रियाओं का मतलब हुआ कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। तो ये 1, 2, 3 और 4 ये उदाहरण आपको याद रखने हैं। आपको बताना है कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल की क्रिया किस प्रकार से होती है, लेकिन बनेगा क्या? लवण और जल, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।